हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी एग्जाम में। जैसा कि कल दोस्तों हमने एक टॉपिक उठाया था संविधान का मूल अधिकार और इस पर चर्चा की थी आपके समक्ष। और चर्चा कहाँ से प्रारंभ किए थे? चर्चा प्रारंभ की गई थी मूल अधिकारों की परिभाषा से लेकर के। इसके बाद हमने चर्चा को आगे बढ़ाया और बात किया कि मूल अधिकारों की मांग कब कब और कैसे कैसे कहां कहां हुई। तो सर्वप्रथम हमने मूल अधिकारों की विकास की मांग की। इसके बाद हमने मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कहां हुई और सर्वप्रथम किस देश ने लिखित रूप से क्या मूल अधिकार अपने देश के नागरिकों को प्रदान किए, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा और देखा कि सर्वप्रथम भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग किसने की। तो इसके बारे में बताया गया था कि 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की मांग की थी। और इसके पश्चात 1925 में एनी बेसेंट ने क्या किया? मूल अधिकारों की मांग की। और इसके पश्चात 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की और इसमें क्या किया गया था? मूल अधिकारों की मांग रखी गई। इसके पश्चात 1931 में ही जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो वहां पर भी मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई थी गांधी जी के द्वारा। और इसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत, तो यहां पर कुछ समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों में एक मूल अधिकार संबंधी समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया। यहां तक चर्चा करने के पश्चात हमने मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा की और 6 मूल अधिकारों को भी देखा कि कौन कौन से इस समय हमें अपने संविधान में 6 मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला मूल अधिकार क्षमता का अधिकार। यहां से आज हम लोग क्या करेंगे? अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला मूल अधिकार क्या है हमारा? क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार या इसी को समानता का अधिकार भी बोल दिया जाता है। और यहां से भी प्रश्न बनता है कि क्षमता का अधिकार या समानता का अधिकार किस आर्टिकल्स से किस आर्टिकल अर्थात आर्टिकल रेंज पूछा जाता है। और वो आर्टिकल रेंज क्या है? 14 से 18। 14 से 18। लेकिन इसके पहले हमने मूल अधिकारों से पहले हमने 2 अनुच्छेद 2 आर्टिकल्स और आपको बताए थे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। इसको हमने साधारण में शामिल किया था। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 12 में कौन कौन सी बात कही गई है या आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो आर्टिकल 12 की हम यहां पर अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद क्षमता या समानता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। अर्थात अगर कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आंसर क्या करना होगा? आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा दिया गया है। तो राज्य की परिभाषा अगर हम यहां पर देखें कि राज्य क्या है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 को ही अच्छे से क्या डिस्कस कर लेते हैं और राज्य की परिभाषा को यहां पर हम देखते हैं। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो यहां पर देखेंगे कि संघ की सरकार तथा संसद, संघ की सरकार तथा संसद। दूसरा पॉइंट क्या शामिल है यहां पर? राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल। तीसरा क्या है? स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा क्या है? अन्य प्राधिकारी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि संघ की सरकार
तथा संसद, ये क्या हमारे राज्य के अंतर्गत शामिल है। दूसरा क्या, राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल, ये भी हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। और तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी, और चौथा क्या रखा गया है, अन्य प्राधिकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर संघ की सरकार, जैसे आज वर्तमान में बीजेपी की क्या केंद्र पर सरकार है, तो वो सरकार आएगी। और संसद के अंग कौन कौन से हैं आप जानते हैं, कि जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा, और क्या राष्ट्रपति से मिलकर के क्या संसद का गठन होता है। तो यहाँ पर केंद्र की सरकार और संसद, इसको मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से नीचे क्या, राज्यों की सरकारें तथा विधानमंडल। किसी किसी राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय है, और किसी किसी राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से केवल मिलकर के होता है। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है, जहां पर द्विसदनीय है यानी विधानसभा और विधान परिषद है, और तो वहां पर राज्यपाल को, इन तीनों अंगों को मिलाकर के विधानमंडल का निर्माण होगा। और जहां पर केवल एक सदन है अर्थात विधानसभा है, तो वहां पर केवल क्या किया जाएगा, राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर के विधानमंडल का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर राज्यों की सरकार तथा विधानमंडल, ये हमारे क्या राज्य के अंतर्गत शामिल है। और स्थानीय प्राधिकारी, यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी शब्द को थोड़ा सा विशेष रूप से समझना है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जो आप स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी क्या चुनाव वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं या नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो सब के सब क्या स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। और एक चौथा यहाँ पर वर्ड क्या है, अन्य प्राधिकारी। और अन्य प्राधिकारी का मतलब है कि भविष्य में संसद कोई विधि बना करके किसी अन्य क्या नए पद का सृजन करती है, तो वो भी क्या है, ये अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा में ये सारी चीजें क्या है, शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या कहता है, और इसको क्या बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, विशेष रूप से क्या विशेष फोकस के साथ इसको समझने का प्रयास करें। आर्टिकल 13 है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, यहां पर आर्टिकल 13 में ऐसी बात की गई है। अर्थात आप इसको और क्या कह सकते हैं कि जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात जो मूल अधिकारों का हनन करती है, ऐसी अगर किसी विधि का निर्माण होता है तो शून्य मानी जाएगी, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य मानी जाएगी, ऐसा आर्टिकल हमारा 13 कहता है। अर्थात संसद अगर किसी ऐसे कानून का निर्माण करे जिससे हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो विधि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। इसी कारण से हमने आर्टिकल 13 को क्या कहा है, हमने मूल अधिकारों का इसे क्या सुरक्षा कवच, इसे मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा है। अर्थात प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस अनुच्छेद को या किस आर्टिकल्स को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, किस आर्टिकल को, आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पावर और दिया गया है न्यायालय को क्या पावर दिया गया कि यदि संसद किसी ऐसी विधि या कानून का निर्माण करती है जो हमारे क्या मूल अधिकारों का हनन करती है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा न्यायालय उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। न्यायालय उसके संवैधानिकता की जांच कर सकती है। इस कारण से इस आर्टिकल 13 को ही क्या या 13 के द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। किसे? न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है, तो अनुच्छेद 13 के द्वारा ही
अनुच्छेद 13 के द्वारा ही क्या किया गया है, न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया और न्यायालय को क्या है, यह पर पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्रदान की जाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है? अगर कभी प्रश्न पूछे तो आर्टिकल 13 ही क्या करता है? आर्टिकल 13 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम न्यायिक पुनर्विलोकन को समझे तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय किसी विधि या कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन ये अवधारणा हमने कहां से ली है? तो ये अवधारणा हमने यूएसए के संविधान से ली। इसी के आगे थोड़ा सा अगर और हम बढ़े, आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट है। आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट की अगर हम बात करें, आर्टिकल 13 के क्लॉज फर्स्ट की अगर यहां पर बात किया जाए, आर्टिकल 13 के क्लॉज फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या कहता है? संविधान के पूर्व या संविधान लागू होने के पूर्व, निर्मित विधियां, संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियों से संबंधित बात करता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियां, इसका तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कि इस भाषा के द्वारा, इस लैंग्वेज के द्वारा ये क्या निर्देश देना चाहता है? तो इसके द्वारा निर्देश ये देना चाहता है कि ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने के पूर्व क्या बनी थी, संविधान लागू होने के पूर्व बनी थी, वो संविधान लागू होने के पश्चात प्रभावहीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्रभावहीन हो जाएगी। लेकिन अतीतकालीन, समझिएगा बात को, लेकिन अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए यह विधि पुनः अस्तित्व में आ जाएगी। और जैसे ही अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में आती है, अतः इसे ही क्या आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियों की बात की जा रही है कि संविधान लागू होने से पूर्व यदि किसी ऐसी विधि का निर्माण हुआ है जो आज वर्तमान में संविधान लागू होने के पश्चात वह हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी विधि प्रभावहीन हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात क्या करता है कि अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए वही विधि क्या है, वही विधि अस्तित्व में आ जाएगी। किस चीज में आ जाएगी? अस्तित्व में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और कोई व्यक्ति एक्स है, इसने 1947 में कोई अपराध किया, मान लेते हैं कोई अपराध किया और इसका मुकदमा चलता रहा और संविधान लागू होने के पश्चात उसका फैसला दिया जा रहा है। तो उसको जिस समय उसने अपराध किया था, अर्थात 1947 में जो कानून क्या है रनिंग पर था, उसी कानून के अकॉर्डिंग उसको क्या दंड का प्रावधान किया जाएगा, भले ही वो सजा 26 जनवरी 1950 के बाद दी जा रही हो। 26 जनवरी 1950 के बाद दी जाने वाली सजा हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात जो विधियां बनी है उसके अनुसार न देकर के संविधान लागू होने के पूर्व जो विधि अस्तित्व में थी उसी विधि के अकॉर्डिंग क्या सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पर समझना क्या है, इस चीज को विशेष फोकस के साथ देखना है। समझना क्या है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा ये कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अतः इससे ही क्या है आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। अगली अगर हम बात करें
आगे अगर थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करें आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल्स यहां पर 2 की हम बात करेंगे, या आर्टिकल 13 का क्लॉज सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो संविधान लागू होने के पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात निर्मित विधियों की बात करता है। संविधान लागू होने के पश्चात निर्मित विधियों की यहां पर बात की जा रही है। तो संविधान लागू होने के पश्चात निर्मित अगर विधियों की बात किया जाए, अर्थात संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के पश्चात यदि किसी ऐसे संसद यदि किसी ऐसे नियम या विधि का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह विधि या कानून उल्लंघन की सीमा तक, इस शब्द को विशेष रूप से समझेंगे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। अर्थात मान लेते हैं कि कोई कानून है ये, और इस कानून का केवल ये वाला पार्ट ही क्या हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है। ये वाला पार्ट अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम पूरे कानून को न समाप्त करके इस विशेष पार्ट को ही समाप्त करेंगे, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 का क्लॉज सेकंड क्या कहता है? उल्लंघन की सीमा तक शून्य माना जाएगा। जितना पार्ट हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा उतना हम क्या उस पार्ट को हटा देंगे या वह स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 का क्लॉज सेकंड कहता है। यदि ये कोई कानून ऐसा बनता है कि पूरा का पूरा पार्ट ही उसका क्या मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उस पूरे के पूरे कानून को शून्य माना जाएगा। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये आर्टिकल आपका 13 हुआ और आर्टिकल 12, दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस किया आपके समक्ष। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हम पहले अपने मूल अधिकार की बात करेंगे। हमारा पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, और इस समता के अधिकार में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल रेंज क्या 14 से 18 तक, और इसे 14 से 18 तक में देखेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, अगर हम 14 की बात करें तो इसमें 2 बातें मेंशन की गई हैं। 2 बातें मेंशन कौन कौन सी हैं? अगर इसकी 2 बातों को ध्यान में रख के बात करें हम, तो इसमें 2 बातें कौन कौन सी ध्यान से देखिएगा। एक तो है विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात की है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 में 2 बातें रखी गई, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये दोनों बातें अलग अलग जगह से हमने क्या अपने संविधान में मेंशन किया है। और अगर बात किया जाए, प्रश्न बनता कि विधि के समक्ष समता, ये बात हमने कहां के संविधान से अपने संविधान में मेंशन की है, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा। ये बात हमने ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में मेंशन की है। वहीं विधियों का समान संरक्षण की अगर बात किया जाए तो ये बात हमने यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में, भारतीय संविधान में क्या मेंशन किया है। तो इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि विधि के समक्ष समता, यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया है हमने? ये लिया है यूएसए के संविधान से। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे विधि के समक्ष समता की। विधि के समक्ष समता की अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विधि या कानून है, कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक क्या समान होगा। विधि किसी भी या कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा हमारा आर्टिकल 14 का एक पार्ट है जो विधि के समक्ष समता ऐसा कहता है। जबकि वहीं पर अगर विधियों का समान संरक्षण की बात किया जाए, इसका मतलब क्या है? यहां पर तो इसने बोल दिया ना कि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन हमने ये भी बात अपने संविधान में मेंशन की विधियों के समान संरक्षण की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इसके द्वारा कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों को
विधि बना करके या कानून बना करके उनको क्या संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें, विधि के समक्ष समता की प्रकृति की बात करें, अगर इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को अगर दंड की बात करें तो कोई जवान व्यक्ति है या कोई महिला है या कोई बूढ़ा है, इसके समक्ष तो सबके सब क्या बराबर हो जाएंगे। और जब अगर ऐसा है ये सब बराबर हो जाएंगे तो कुछ लोगों को इससे समस्या हो सकती है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसको भी क्या, उसने अगर कोई अपराध किया है और उसको भी हम इसके अकॉर्डिंग अगर दंड का प्रावधान करें तो थोड़ा सा क्या गलत होगा। इसी कारण से हमने क्या विधियों का समान संरक्षण रखा यूएसए के संविधान से, और क्या कहा कि इसके द्वारा हम कुछ विशेष वर्ग के लोगों को कानून बना करके विशेष सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो ये विधियों का समान संरक्षण। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये सकारात्मक इसकी प्रकृति है। प्रकृति अगर स्वरूप की अगर बात करें या प्रकृति की बात करें तो इसका स्वरूप या प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। वहीं अगर इसकी प्रकृति या स्वरूप की अगर हम बात करें, प्रकृति स्वरूप या प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति या स्वरूप कैसा, नकारात्मक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से जो ये विधि की समझ क्षमता है किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो याद रखना ये नकारात्मक। क्यों? क्योंकि ये सबको एक भाव में तोल रहा है, एक समान तोल रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो ये नकारात्मक प्रकृति है। जबकि विधियों का समान संरक्षण अर्थात इसके द्वारा विधि बना करके या कानून बना करके कुछ विशेष वर्गों को कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ये क्या सकारात्मक प्रावधान है, ये सकारात्मक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नकारात्मक नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हम देखें ना तो उल्टा दिमाग में क्या होता है, ये नकारात्मक महसूस होगा और ये सकारात्मक महसूस होगा। लेकिन बात को समझना थोड़ा सा गहराई से जाके कि ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक प्रवृत्ति। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ना तो थोड़ा सा क्या हम इनके साधारण शब्दों में अगर जाएंगे तो क्या इसको हम सकारात्मक बोलेंगे और इसे नकारात्मक बोलेंगे। लेकिन है क्या मामला उल्टा, यहाँ पर ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक। इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान में रखना। दूसरी चीज, विधि के समक्ष समता की अगर बात करता है तो क्या सबको समान रूप से ही दंड का प्रावधान है? क्या विशेष मतलब इस विधि के अनुसार, इस आर्टिकल्स के अनुसार क्या सभी को एक समान दंड का प्रावधान है? इसके कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों को अगर हम देखें, यदि उन अपवादों को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, इसको अनुच्छेद आर्टिकल 361 के तहत कुछ विशेष शक्तियां, विशेष प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा, आर्टिकल 361 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं तो इस समय इन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती या किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो यहां पर क्या देखिए, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है, जबकि क्या अपवाद क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। आर्टिकल 361 का इनको संरक्षण प्रदान करता है। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि ये आर्टिकल में प्रावधान नहीं है और हमने राष्ट्रपति महोदय को क्या किया, विधि के समक्ष समता का प्रयोग करते हुए और 5 वर्ष की क्या कैद की सजा सुना दी और राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है। तो राष्ट्रपति के पास एक पावर और है, वो पावर क्या है, आर्टिकल 72 अर्थात क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान की शक्ति के तहत वो अपना क्या कारावास भी माफ कर सकते। इस कारण से हमने संविधान में ऐसे प्रावधान किए कि भैया राष्ट्रपति है ना अगर, तो उसको क्या करना, ये छूट देते हैं, जब वो अपने पद से हटेगा तब उसको देख लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना। और आगे कल आर्टिकल 15 से स्टार्ट किया जाएगा। आर्टिकल 15 से स्टार्ट किया जाएगा और आर्टिकल आज 12, 13 और 14 हुआ। इसमें जैसा भी आपको समझ में आया वो कमेंट करके जरूर थोड़ा सा क्या बताने का प्रयास करें, उसमें और भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।